गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। जैसा कि ज्योग्राफिकल पार्ट में हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, भारत के भौतिक स्वरूप कि भौतिक रूप से भारत को 6 विभागों में बांटा गया है। पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थल, तटीय प्रदेश या तटीय मैदान और द्वीप समूह है। 2 टॉपिक हमने पढ़ लिए, पर्वतीय प्रदेशों के बारे में हमने देख लिया। उसके बाद में जो पिछला टॉपिक हमने देखा था वो देखा था उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान को भी 3 उपवर्गों में बांटा हुआ था। सिंध का मैदान हो, गंगा का मैदान हो, ब्रह्मपुत्र का मैदान हो। इसकी लंबाई हमने देख ली थी कि लगभग 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई थी और इसकी जो चौड़ाई थी वो 220-240 से बढ़कर 320 तक थी। कहीं ज़्यादा थी, कहीं कम थी। कुछ एरिया ऐसे थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा नदियाँ थी। मध्य का जो विशाल मैदान था जहाँ पर सबसे ज़्यादा सघन जनसंख्या रहती थी, पानी की प्रचुरता थी। गंगा का जो घग्गर और तिस्ता नदी के बीच का मैदान था और सघन जनसंख्या वाला प्रदेश था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विशाल मैदान है, परिवहन की सुविधा थी, चिकित्सा हो गया, व्यापार वाणिज्य, सभी चीज़ों में ये कह सकते हैं कि जो मध्य का जो मैदान है, उत्तर का जो मैदान है वो विकसित कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सारी सुविधाएं मौजूद थी। आपका दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कई ऐसे राज्य थे जो इससे बिलोंग करते हैं। फिर अंत में ब्रह्मपुत्र में चले जाएं आप, शिवालिक की पहाड़ियों की तरफ। आसाम जो था वो ब्रह्मपुत्र मैदान में आता है। तो ये सारा चीज़ हमने देखा कि किस तरह से जो भारत का जो उत्तर का मैदान है उसका निर्माण हुआ है जलोढ़ मिट्टी के द्वारा। फिर आकृति की भिन्नता के आधार पर हमने बांट लिया, खादर, बांगर, तराई। ठीक है, तो इन मिट्टियों को हमने देखा, नई मिट्टी, पुरानी मिट्टी, बाढ़ की ऊपरी वाले क्षेत्र, बाढ़ की निचली वाले क्षेत्र, इन सभी चीज़ों का हमने क्या किया, अध्ययन किया। दो चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी है। पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, और उसके बाद में आता है आपके उत्तर का मैदान। अब उसके बाद में जो अगला टॉपिक आ रहा है वो है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार, जैसे ही आपने भारत का नक्शा देखा कि भारत के उत्तरी दिशा में, यानी कि जो भारत का ऊपरी हिस्सा है, ये पहाड़ी एरिया आ गया था, पर्वतीय क्षेत्र आ गया था। फिर बीच वाला जो एरिया था वो क्या आ गया था, मैदान। ठीक है, और फिर ऐसे जो वी का आकार बना हुआ है, ये वी का जो आकार बना हुआ है उसमें मैंने बताया था त्रिभुजाकार रूप में, ऐसे त्रिभुजाकार रूप में जो जगह है वो क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। यानी कि उत्तरी मैदान जैसे ही खत्म हो जाता है, उत्तरी मैदान खत्म हो गया, उसके बाद में जो नीचे का एरिया आ जाता है बिल्कुल मिड से, वो कौन सा आ जाता है, प्रायद्वीपीय पठार, जिसकी आकृति उत्तर में तो क्या है, चौड़ी, और जैसे आप दक्षिण में आएंगे उसकी आकृति क्या होती है, कम होती जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रायद्वीपीय पठार। पठार देखिए, पठार जो होता है वो पर्वत का एक रूप होता है, लेकिन पर्वत की तरह ऊंचा नहीं होता है, चोटी नहीं होती है उसके। पहाड़ी भाग होता है, पथरीला भाग होता है, लेकिन पहाड़ की तरह इसे हम नहीं कह सकते हैं। ये होता है पठार, समतल, एक मेज की तरह, ऊंचाई पर है, पथरीला है, लेकिन एक मेज की तरह, एक मैदान मान सकते हैं, उबड़ खाबड़ मैदान मान सकते हैं, पथरीला मैदान मान सकते हैं। तो ये होता है पठार। ये हमारे बिल्कुल मिड में स्थित है पठार। मैं आपको बता दूं कि जो पठार है इसका निर्माण जो हुआ वो पुराने क्रिस्टलीय जो कुछ अवशेष थे, आग्नेय और रूपांतरित शेल, शेल का मतलब होता है चट्टान, कि चट्टानों के टूटने की वजह से, चट्टानों के टूटने की वजह से ही प्रायद्वीपीय पठार का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। दूसरी बात, ज्वालामुखी जब आता है तो ज्वालामुखी के आने के बाद में जो लावा निकलता है, गर्म लावा, जो गर्म लावा निकलता है वो जमता जाता है, वो भी किसका रूप ले लेता है, पठार का रूप ले लेता है। यानी कि ज्वालामुखी के द्वारा निकला गया जो लावा है वो किस में तब्दील हो जाता है, पठार के रूप में तब्दील
हो जाता है। तो ये कह सकते हैं कि भारत के मध्य भाग से नीचे अगर आप दक्षिण दिशा में आते हैं, दक्षिण दिशा में जैसे आप आते हैं तो इस वी शेप में जो बीच वाला जो टोटल जो पार्ट है वो कौन सा भाग है? प्रायद्वीपीय भाग। और इसका हमने देख लिया कि प्रायद्वीपीय जो पठार है उसका निर्माण कैसे हुआ है? ज्वालामुखी के द्वारा जो निकला गया लावा है, वो गर्म लावा निकलता है, जमता गया, ठंडा हो गया, पठार का रूप ले लिया। पुरानी कोई चट्टान है, आग्नेय है, रूपांतरित जो सेले हैं या चट्टानें हैं, उनसे भी पठार का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। अब हम देखेंगे कि जो प्रायद्वीपीय पठार है उसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। यानी कि प्रायद्वीपीय पठार को भी मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला है मध्य उच्च भूमि। ये सारी चीजें लिखी हुई है ताकि आसानी से समझ में आ जाए आपको। पहला भाग क्या है? मध्य उच्च भूमि, ठीक है। और दूसरा दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार। दक्कन का पठार कह सकते हैं या फिर दक्षिण का पठार भी इसको कह सकते हैं। यानी कि प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांटा? दो भागों में, मध्य उच्च भूमि और दूसरा दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार, ठीक है। पहला हम देखते हैं मध्य उच्च भूमि के बारे में कि मध्य उच्च भूमि क्या है। इस भाग के बारे में हम समझ लेते हैं कि ये भाग कहना क्या चाहता है। सबसे पहले पॉइंट देखो लिखा हुआ इसमें कि ये नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। यानी कि जो इसकी मध्य उच्च भूमि ये कौन सी है? ये देखो, ये मध्य, ये जो ऊंचाई वाली भूमि है, ये जगह बिल्कुल बीच में जो मध्य प्रदेश वाला एरिया आ जाता है आपके, ये क्या है? मध्य उच्च भूमि। ये एरिया मध्य उच्च भूमि का है जो कि नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। जो नर्मदा नदी बहती है इसके उत्तर में कौन सा भाग स्थित है? मध्य की उच्च भूमि, ठीक है। और पश्चिम में आप आएंगे, ये पूर्व है और ये पश्चिम है, ठीक है। ये उत्तर हो गया। अब आप जैसे ही पश्चिम में आएंगे तो मैंने बता दिया पश्चिम में कौन सा राज्य है? राजस्थान। तो जैसे ही आप इसके पश्चिम में आएंगे, इस साइड में, यहां पर पश्चिम में पाएंगे तो पश्चिम में राजस्थान में मिल जाता है। यानी कि मध्य उच्च भूमि जो ये प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है, मध्य उच्च भूमि, जमीन के रूप में भी दे सकते हैं और पठारी रूप में भी दे सकते हैं। तो ये पश्चिम में कहाँ आकर मिल जाता है? राजस्थान। यानी जो अरावली की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो राजस्थान में अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, नीचे वाले भाग में जो पश्चिमी जो राजस्थान है वहाँ पर, तो ये आकर जो मध्य उच्च भूमि है वो कहाँ आकर मिल जाती है? राजस्थान में आकर मिल जाता है। ये भाग राजस्थान, जो पश्चिम में राजस्थान स्थित है, वहाँ आकर मिल जाता है। फिर उसके बाद में इस भाग की यानी मध्य उच्च भूमि जो भाग है, इसकी जो प्रमुख नदियां हैं बहने वाली वो कौन सी है? चंबल, सिंध और बेतवा। यानी कि आप ध्यान रखेंगे कि मध्य उच्च भूमि नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है, पश्चिम में यह राजस्थान में आकर मिल जाता है यहाँ पर। फिर उसके बाद में इसकी जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी है? चंबल, सिंध और बेतवा, ठीक है। ये पश्चिम की हमने बात कर ली, ये पश्चिम। ये पूर्व है। पूर्व में जिसको लिखा हुआ है, पूर्व में बुंदेलखंड के नाम से, यानी पूर्व में इस मध्य उच्च भूमि जो भाग है, यानी पूर्व दिशा की बात करें तो इस मध्य उच्च भूमि वाले भाग को पूर्व में बुंदेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। बुंदेलखंड, ध्यान से ध्यान दें, बुंदेलखंड। यानी कि जैसे ही ये उच्च भाग इधर आएगा उत्तर में, यूपी में जैसे ये आएगा यहाँ पर ऊपरी भाग में, तो ये ऊपर थोड़ा जल के यूपी में एक जगह है बुंदेलखंड। तो इसको यानी मध्य के उच्च भूमि वाले भाग को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? बुंदेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। यानी पश्चिम में तो कहाँ के मिल गया? राजस्थान में। और इधर पूर्व दिशा में थोड़ा आप चलेंगे उत्तर प्रदेश साइड में, तो यहाँ पर कहाँ के मिल गया? बुंदेलखंड। इसीलिए इस मध्य उच्च भूमि वाले भाग को बुंदेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। छोटा नागपुर का जो पठार है, काफ़ी फेमस पठार है, प्रसिद्ध पठार है। छोटा नागपुर का पठार इसके पूर्व में स्थित है। यानी कि इसका जो पूर्वी वाला जो भाग है, इधर क्या है? छोटा नागपुर का पठार स्थित है।
तो ये हमने देख लिया कि प्रायद्वीपीय पठार को हमने दो भागों में विभाजित किया, एक तो मध्य उच्चभूमि और एक दक्षिण का पठार। मध्य उच्चभूमि के बारे में हमने देख लिया कि जमीन का हिस्सा भी है और पठारी भाग भी है, जो कि पश्चिम में कहाँ जाकर मिल रहा है, राजस्थान में, और पूर्व में यूपी बुंदेलखंड में। फिर उसके बाद में इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है वो हमने देख ली। इसमें जो नदियां बहती है चंबल, सिंध और बैतवा, पूर्व में बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं, और एग्जैक्ट पूर्व में इस साइड में छोटा नागपुर का जो पठार है वो स्थित है, छोटा नागपुर का पठार। अब इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है इसमें प्रायद्वीपीय पठार में, इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार। बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए जाते हैं या इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है हमारा दक्कन का पठार या दक्षिण का जो पठार, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। आगे भी ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे तो जो दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि दक्कन के पठार का जो आकार है वो क्या है, त्रिभुजाकार, ऐसे त्रिभुजाकार है। ठीक है, अब इसका उल्टा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि भारत का जो नक्शा है वो नीचे से त्रिभुजाकार ही है, तो ऐसे ही तो बना हुआ है, ये लो। तो कहने का मतलब ये है, पहली विशेषता तो आप क्या कहेंगे कि दक्षिण का या दक्कन का जो पठार है उसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार, यानी इसका पहला आकार क्या हो गया, त्रिभुजाकार। अब फिर उसके बाद में पश्चिम में ऊंचा और पूर्व में इसका ढाल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ध्यान देवें, ये टॉपिक क्या कह रहा है कि इसका जो ढाल है पूर्व में जाते जाते कम हो जाता है और पश्चिम में ये क्या है, ऊंचा। तो पश्चिम दिशा कौन सी हो गई, ये दिशा हो गई, ये देखिए। तो यहाँ पर ये जो एरिया है पश्चिमी एरिया है, तो यहाँ पर दक्कन के पठार का जो ऊंचाई है वो क्या है, ज़्यादा है। और जैसे आप इधर पूर्व में आ जाओ, पूर्व में इसका ढाल क्या हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है, इसकी ऊंचाई कम हो जाती है। और इसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे कारण क्या है कि बंगाल की खाड़ी में, ये बंगाल की खाड़ी है, उसका लॉजिक क्या है कि बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं अधिकतर जो बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरने वाली है तो वो इधर से गिरती है, इधर से आके गिरती है। तो इस नदियों के बहाव से जो दक्कन के पठार की जो पूर्व दिशा की जो चट्टानें हैं वो क्या है, टूट जाती है, कट जाती है, जिसकी वजह से पश्चिम की अपेक्षा पूर्व का जो इसका जो ढाल है वो इधर क्या हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है। यहाँ तो ऊंचाई ज़्यादा है, यहाँ ऊंचाई क्या है, कम है। और कम होने के पीछे लॉजिक मैंने बता दिया कि अधिकांश जो नदियां हैं वो कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। और नदियों के बहाव की वजह से, उनकी गति की वजह से जो चट्टानें हैं वो क्या हो जाती है, कटने लग जाती है या घिस घिस कर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ढाल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ ज़्यादा है ढाल, ऊंचाई ज़्यादा है, धीरे धीरे आप जाएंगे इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। इस एरिया में, ये जो एरिया है पूरा दक्कन का पठार है, इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। काली मिट्टी पाई जाती है जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि दक्षिण का पठार या जो दक्कन का पठार है, इसमें जो मिट्टी का रंग होता है वो कैसा है, काला है। और उसके पीछे लॉजिक क्या है, मैंने बताया था कि ज्वालामुखी के आने से बना है ये पठार। ज्वालामुखी का जो लावा निकला है उससे बना है ये पठार, और सबसे पुराना हिस्सा है ये, सबसे पुराना हिस्सा है ये, क्योंकि ज्वालामुखी बहुत पहले आया होगा, उस ज्वालामुखी के लावा ठंडा हुआ होगा जिससे ये पठार बना है। तो सबसे पुराना हिस्सा कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार। तो ज्वालामुखी जब निकलता है तो उससे गर्म लावा जब ठंडा हुआ तो उसने पठार का रूप ले लिया। लावे का रंग कैसा होता है, ब्लैक, काला होता है, जला हुआ पदार्थ काला ही होता है। तो काले रंग की मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, उसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। और काली मिट्टी होने के पीछे लॉजिक या कारण क्या है, ज्वालामुखी का आना, यानी ज्वालामुखी के कारण इस पठार का निर्माण हुआ है। इसीलिए लावा काला होता है, और लावा काला की वजह से यहाँ की जो मिट्टी है उसका रंग भी कैसा है,
काला है। अगला टॉपिक क्या कहता है कि पूर्वी सिरे पर पूर्वी घाट, इसका जो पूर्वी सिरा है, ये देखो ये पूर्वी सिरा, ये पूर्वी सिरा है, ये पश्चिमी सिरा है। यानी कि पूर्वी सिरे को तो पूर्वी घाट और पश्चिमी सिरे को पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। ये बारिश करवाते हैं, घाट है, घाट से टकराकर जो हवाएं होती है वो बारिश करवा देती है। लेकिन यहाँ पर बारिश कम क्यों होती है, उसका लॉजिक क्या है? रुकावट नहीं है क्योंकि हाइट कम है। ठीक है, तो इसका जो पूर्वी होता है भाग है, यानी कि दक्कन के पठार का जो पूर्वी भाग है उसे पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं, पूर्वी सिरे को, ये पूर्वी सिरा, और यानी पूर्वी सिरे को पूर्वी घाट और पश्चिमी सिरे को पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। इधर ऊंचाई ज़्यादा है और यहाँ का जो पूर्वी घाट का जो हिस्सा है वो समतल नहीं है। देखो अगला टॉपिक कह रहा है ना कि पूर्वी घाट समतल नहीं है। लॉजिक क्या है, क्यों नहीं है समतल? क्योंकि मैंने बता दिया कि अधिकांश नदियाँ जो हैं वो पूर्व में आकर बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो जिसकी वजह से नदियों के बहाव, पानी के बहाव की वजह से यहाँ का जो ऊपर का जो परत है जो क्या है, उबड़ खाबड़ है, समतल नहीं है। नदियों के बहाव से जगह जैसे कटी फिटी है, चट्टानें टूट गई, कहीं नहीं टूटी, तो इसीलिए ये जो पूर्वी घाट का क्षेत्र है वो क्या है, समतल नहीं है। पश्चिमी जो घाट है, इसका जो पश्चिमी घाट है, ये देखो ये आपके मुंबई वाला एरिया आ गया, मुंबई गोवा वाला एरिया, केरल वाला जो भाग है वो आ गया। तो इस भाग में पठार की ऊंचाई ज़्यादा है। पठार की ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से ही यहाँ पर क्या होती है, पर्वतीय वर्षा होती है। ये अंतर आ गया। पूर्वी घाट समतल नहीं है, ऊंचाई भी कम है, नदियों की वजह से समतल नहीं हो पाया। और जो पश्चिमी घाट है यहाँ पर पठार की ऊंचाई ज़्यादा है और इसीलिए इनसे जो मानसूनी हवाएं जो होती है वो टकराकर यहाँ पर पर्वतीय वर्षा कर देती है। तो ये हमने देख लिया है प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कि प्रायद्वीपीय पठार का जो निर्माण है वो कैसे हुआ। फिर प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटा है। फिर उसके बाद देखिए आप दक्कन के पठार को हम देखते हैं। दक्कन के पठार में जो पश्चिमी भाग है और दो मैंने बता दिया, पूर्वी तट और पश्चिमी तट, यानी कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर, ये पर्वती तो है, पहाड़ नहीं है, लेकिन पठार ऊंचा होता है, पहाड़ से कम होता है लेकिन ऊंचा होता है। यानी कहने का मतलब पश्चिमी घाट का ऊंचा शिखर, यानी कि इस पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, अनाईमुडी। अनाईमुडी, ठीक है। यानी कि आपसे क्वेश्चन कर लिए जाए कि दक्कन के पठार में पश्चिमी भाग का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, अनाईमुडी 2695 मीटर, ठीक है। यानी कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, अनाईमुडी। ये देखो इधर अनाईमुडी, इस एरिया में, पश्चिमी एरिया में, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर। दूसरा है डोडा बेटा। दूसरा कौन सा है, डोडा बेटा। दूसरी ऊंची शिखर कौन सी है, डोडा बेटा, 2633 मीटर। ये लो, यानी कि पहला तो है अनाईमुडी, पहला कौन सा है, पश्चिमी घाट का पहला अनाईमुडी, कितनी है, 2695 मीटर ऊंचाई, ठीक है। उसके बाद में है डोडा बेटा। डोडा बेटा की कितनी है, 2633 मीटर। यानी कि दक्कन के पठार का सबसे
ऊंचाई वाला जो हिस्सा है या जो शिखर है वो कौन सा है, अनाईमुडी, और दूसरा डोडा बेटा। इसी तरह सीधी सी बात है, पूर्व में भी कोई ना कोई चीज ऊंची तो होगी, तो पूर्व का सबसे ऊंची जो सिरा है वो है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी यानी कि ये तो पूर्वी हो गया और ये दोनों पश्चिमी, यानी इधर के पश्चिमी भाग के तो है अनाईमुडी और डोडा बेटा, और पूर्वी भाग का सबसे ऊंची शिखर कौन सा है, महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई है 1500 मीटर। क्यों, मैंने बताया था कि यहाँ ऊंचाई ज़्यादा है और धीरे धीरे इधर आप पूर्व दिशा में जाएंगे तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाती है, कम होती जाती है। तो ठीक है, अनाईमुडी पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है जिसकी ऊंचाई कितनी है 2695, और पूर्वी घाट का सबसे जो ऊंचा हिस्सा है वो कौन सा है, महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन सा है, महेंद्रगिरी 1500 मीटर। ये पश्चिमी अनाईमुडी और पूर्वी महेंद्रगिरी। तो ये टोटल हो गया आपके प्रायद्वीपीय पठार, कंप्लीट हो गया है। 3 पार्ट पूरे हो चुके हैं। प्रायद्वीपीय पठार को दोबारा देख लीजिए। पुरानी आग्नेय रूपांतरित जो सेल चट्टाने हैं उनसे या ज्वालामुखी के द्वारा निकला गया लावा है उससे इस प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार। उसमें मैंने बता दिया मध्य उच्च भूमि कहाँ तक है, राजस्थान के टच हो जाता है, नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। ये सारी चीज़ें मैंने बताई है आपको। इसकी नदियाँ चंबल, सिंध और बेतवा है। पश्चिम में राजस्थान के टच हो रहा है तो पूर्व में कहाँ चला जाता है, यूपी बुंदेलखंड में चला जाता है। छोटा नागपुर का जो पठार है वो इसके पूर्व में स्थित है। इधर आ जाओ, दक्षिण का पठार या दक्कन का पठार, इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है, पश्चिम में ऊंचा है, यहाँ मैंने बता दिया था, और पूर्व में इसकी साइज क्या हो जाती है, कम होती जाती है। काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। काली मिट्टी को डक्कन ट्रेप भी कहते हैं, डक्कन ट्रेप या काली मिट्टी होने के पीछे लॉजिक क्या है, ज्वालामुखी का आना, यानी ज्वालामुखी की जो लावान जो निकलता है वो काला होता है और इसी वजह से यहाँ की जो मिट्टी का रंग होता है वो कैसा प्रतीत होता है, काला प्रतीत होता है। पूर्वी सिरे को पूर्वी घाट और पश्चिमी सिरे को पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। इसका जो पूर्वी घाट है वो समतल नहीं है। उसका लॉजिक भी मैंने बता दिया क्यों नहीं समतल है, क्योंकि अधिकांश जो नदियां हैं वो कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, जिसकी वजह से पूर्वी घाट समतल नहीं है। और जो इसका पश्चिमी घाट है यहाँ पर पर्वतीय वर्षा होती है। क्यों, पर्वतों की ऊंचाई ज़्यादा है, पठारों की ऊंचाई ज़्यादा है, तो जो मानसून की जो पवनें चलती हैं उनको ये रोक कर वहाँ पर भारी बारिश करवाता है। उसके बाद में पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा जो शिखर है, ये इधर पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, अनाईमुडी, कितना 2695, दूसरा डोडा बेटा 2633। उसके बाद में पूर्वी भाग यानी पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1500 मीटर। तो इस प्रकार से ये हमारा जो तीसरा टॉपिक है दूसरे चैप्टर का वो भी समाप्त हो गया। कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार। अगला जो भौगोलिक क्षेत्र है वो है भारतीय मरुस्थल। पहले हमने देखा जो प्रायद्वीपीय पठार है, उसके बाद में अब जो अगला भौतिक भाग जो हमारा आ रहा है भारत का वो है भारतीय मरुस्थल, जिसके बारे में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं कि जो भारतीय मरुस्थल है, मरुस्थल वो किधर है, भारत की पश्चिम दिशा में। और पश्चिम दिशा में कौन सा राज्य है, राजस्थान, यानी कि राजस्थान के भी पश्चिम दिशा में कौन सा प्रदेश है, मरुस्थल, यानी मरुस्थलीय प्रदेश है, जिसमें आपके जो सीमावर्ती जो जिले हैं जितने भी पाकिस्तान के पास में, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, ठीक है, तो ये ऐसे जिले हैं जो मरुस्थल के भाग हैं। लगभग 48% के लगभग राजस्थान का जो अगर कुल बात करें भूभाग का, तो 48% किस में आता है, मरुस्थल में आता है। तो सबसे पहले मरुस्थल के लिए हम क्या जानेंगे कि मरुस्थल कहाँ स्थित है, पश्चिम दिशा में स्थित है। अब पश्चिम दिशा में स्थित है तो इसकी एक चीज़ है कि यहाँ पर मरुस्थल है
मरुस्थल में वनस्पति नहीं होती, तो एक चीज क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो वनस्पति होती है वो न के बराबर होती है, यानी वनस्पति जो बड़े बड़े पेड़ पौधे हरियाली जो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। चारों तरफ रेत के टीले ही टीले हैं, बालू के टीले ही टीले बने हुए हैं, जिन्हें वहाँ पर क्या कहा जाता है, बरकान या बरखान, यानी अर्धचंद्राकार बालू के टीले, जिन्हें क्या कहा जाता है, बरकान कहा जाता है। यानी कि बालू के टीलों को बरकान, और बरकान कौन से टीले होते हैं, अर्ध यानी आधे चंद्रमा की तरह दिखने वाले बालू के टीले। तो पूरी अगर पाकिस्तान की बॉर्डर की हम बात करें, जैसलमेर और पाकिस्तान की जो टच बॉर्डर है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये बालू के टीले मिलते हैं, बरकान वाले। तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय मरुस्थल एक मरु प्रदेश है, सूखा हुआ प्रदेश है, जहाँ पर वनस्पति नाम मात्र की होती है, नाम मात्र की केवल। यहाँ पर बारिश का जो स्तर है वो है 150 mm से भी कम, यानी प्रतिवर्ष 150 mm से भी कम बारिश यहाँ पर दर्ज की जाती है। इसीलिए यहाँ पर हरियाली नहीं है, वनस्पति नहीं है। कई छोटी मोटी नदियाँ यहाँ बहती है लेकिन लंबे समय तक नहीं रहती, वो लुप्त हो जाती है इन रेत के टीलों में ही, बालू का स्तूप में लुप्त हो जाती है। तो लंबी चलने वाली यहाँ पर कोई नदी नहीं है, इसीलिए नदी नहीं होने की वजह से भी ये कह सकते हैं कि ये जो भाग है वो किसका भाग है, मरुस्थल का भाग है। ना बारिश होती है ज़्यादा और ना ही यहाँ पर कोई नदी गुजरती है जिससे यहाँ पर हरियाली हो सके। हाँ, एक नदी है जो यहाँ पर बहती है, वो है लूणी। लूणी नदी बहती है यहाँ पर। लूणी नदी जो है वो यहाँ से, जो इसका मरुस्थलीय भाग है, यहाँ से गुजरती है। और जो लूणी नदी है इसका उद्गम जो है वो है नाग की पहाड़ियाँ। नाग की पहाड़ियाँ जो कहाँ पर है, अजमेर में, यानी पहाड़ से निकलती है लूणी नदी। नाग की जो पहाड़ियाँ हैं अजमेर में, वहाँ पर पहाड़ से निकलती है। और केवल मरुस्थल में लंबे समय तक चलने वाली या बहने वाली नदी कौन सी है, लूणी नदी है, जो कि इस मरुस्थल के दक्षिण पश्चिम में आ जाओ आप, दक्षिण पश्चिम में सबसे पहले जाती है ये नागौर। यानी कि अजमेर से निकलकर ये जो नदी है, यानी कि ये हो गया अजमेर, अजमेर की नाग की पहाड़ियों से ये गिरती है और गिर के कहाँ चली जाती है, नागौर में आ जाती है। नागौर के बाद में ये चली जाती है जोधपुर, फिर पाली, फिर बाड़मेर और फिर उसके बाद में जालोर। यानी कि जो लूणी नदी है यहाँ पर सबसे ज़्यादा बहने वाली नदी है, और नदियाँ छोटी मोटी है जो लुप्त हो जाती है, लेकिन लूणी नदी बहती है जो अजमेर की नाग की पहाड़ियों से निकलती हुई, पहाड़ से निकलती हुई नीचे आती है, दक्षिण पश्चिम में जाकर कहाँ चली जाती है, नागौर, नागौर से होती हुई जोधपुर, जोधपुर से पाली, पाली से बाड़मेर और बाड़मेर से जालोर, जालोर में लास्ट इसकी राजस्थान की सीमा है। फिर उसके बाद में गुजरात का जो कच्छ का रण है, गुजरात कच्छ रण, जो गुजरात का जो कच्छ रण है, इसमें जाकर ये विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। यानी कि लूणी नदी का मैंने बता दिया कहाँ से निकलती है, कहाँ तक चली जाती है, और गुजरात का जो कच्छ का रण है वहाँ जाकर ये विलुप्त हो जाती है। इस नदी की एक विशेषता है, खासियत है, एक प्रकार की अनोखी नदी है ये। कैसे कि ये निकलती तो पहाड़ से है लेकिन समुद्र में जाकर नहीं मिलती। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी खासियत है लूणी नदी की कि ये निकलती तो पहाड़ से है, नाग की पहाड़ियों से, अजमेर से पहाड़ से निकल गई, लेकिन आगे चलकर ये किसी भी समुद्र में नहीं मिलती। ये तो गुजरात के कच्छ के जो रण हैं उसमें जाकर विलुप्त हो जाती है। ये इसकी विशेषता है, खासियत है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भारतीय मरुस्थल। वो छोटा सा टॉपिक है, इसमें हमने देखा कि पश्चिमी भाग में मरुस्थल स्थित है, राजस्थान राज्य में स्थित है, पाकिस्तान की बॉर्डर, जैसलमेर की बॉर्डर के पास,
बहुत से बालू के टीले बने हुए हैं, रेत के टीले यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। वनस्पति न के बराबर है। बारिश की जो मात्रा है प्रतिवर्ष कितनी है? 150 mm से भी कम। कई नदियाँ बहती है लेकिन वो लुप्त हो जाती है। मानसूनी नदियाँ हैं जो लुप्त हो जाती है, लेकिन हमेशा बहने वाली नदी कौन सी है? लूनी नदी, जो कहाँ से निकलती है? नाग की पहाड़ियों से, जो कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। और अजमेर से दक्षिण पश्चिम की तरफ वो अपना प्रवाह करती है और प्रवाह करते कहाँ पहुँचती है? नागौर, नागौर से जोधपुर, जोधपुर से पाली, पाली से बाड़मेर, बाड़मेर से जालोर, और यहाँ अंतिम सीमा राजस्थान में है जालोर। उसके बाद में कहाँ प्रवेश कर जाती है? गुजरात के कच्छ में। और कच्छ का जो रण है, बड़ा बड़ा सारा एक रण बना हुआ है, सफ़ेद सफ़ेद दिखने वाला रण, वहाँ जाकर ये नदी क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। और इसकी अनोखी बात क्या है कि ये एकमात्र ऐसी नदी है विशेषता रखती हुई कि जो निकलती पहाड़ से है लेकिन किसी भी समुद्र में जाकर नहीं मिलती। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे जो टॉपिक बच गया है वो हमारा बच गया है तटीय प्रदेश या तटीय मैदान और द्वीप समूह है।